कहना चाहता हूं कि 84 के दंगों के लिए खुलकर इतनी साफगोई से कांग्रेस का कोई बड़ा नेता इतने दावा क्यों नहीं कर सकता कि क्यों नहीं आकर कहा कि अगर 84 के दंगे में अगर इनके यहां कोई भी अगर पाया जाएगा तो उसके ऊपर भी वैसे ही कार्रवाई हो, क्यों नहीं स्वयं अपने आप आकर करते हो रही है, बल्कि लगातार यह आरोप लगते हैं कि यह बचाने की लगातार उसमें बल्कि यह बातें आती हैं कि यह किसी न किसी प्रकार से उन सब लोगों को बचाने की कोशिश बल्कि की जाती है। तो अच्छा, यह तो बड़ा प्रश्न है। पंकज सिंह जी, ना ठीक है, ये इन राष्ट्रीय मुद्दों के बाद अब हम उसी यूपी वाले मुद्दे पर लौट के आते हैं। पंकज सिंह जी, अमित शाह यूपी के दौरे पर हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ, वरुण गांधी, उमा भारती ये साथ नजर नहीं आ रहे। अतुल जी एक मिनट। नहीं, सभी लोग साथ हैं, अलग अलग जिम्मेदारी पर हैं, अलग अलग कार्यक्रमों में व्यस्त हैं। यह कई बार होता है कि एक मंच पर सभी लोग एक साथ आ जाएं, ऐसा नहीं है, लेकिन सभी लोग भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। और 2014 में भारतीय जनता पार्टी कैसे मजबूत होकर आए और कैसे इस कांग्रेस की सरकार जो केंद्र में है और उत्तर प्रदेश में यह समाजवादी पार्टी की सरकार जो है, कैसे इससे मुक्ति जनता को मिले, सब लोग अपनी अपनी जगह पर रहकर इस ओर भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने में अपना योगदान दे रहे हैं। और मैं आदरणीय अखिलेश जी भी यहां पर हैं, मैं तो एक प्रश्न मैं यह भी करना चाहता हूं कि हम सब लोग हमेशा अगर राष्ट्रवाद की बात करते हैं, अगर कोई भगवान राम की हम सब लोग अगर बात कर देते हैं तो हम सब लोगों को कट्टर और हिंसक कह दिया जाता है। लेकिन कांग्रेस क्या इसका जवाब दे सकती है कि यहां पर आतंकवादी घटनाओं में लिप्त लोगों को छोड़ने की वकालत करने वाली समाजवादी पार्टी इसका समर्थन लेकर केंद्र में सरकार चलाते हैं, क्या इसका जवाब देश की जनता को यह देने का काम करेंगे? ये विषयांतर हो जाएगा पंकज जी। अखिलेश जी नहीं, ये विषयांतर हो जाए। अखिलेश जी नहीं, ये बहस 84 तक चली गई, 84 तक चली गई, फिर मैं इसको 47 में ले जाऊंगा तो दर्शक भाग जाएगा। नहीं, मैं 84 में नहीं जा रहा हूँ। नहीं, ये 47 से चली जाएगी। फिर जिन्ना से बात शुरू करनी पड़ेगी मुझको। ये घटना अभी चल रही है, फिर मुझको जिन्ना और गांधी से बात शुरू करनी पड़ेगी, अम्बेडकर का पूरा फैक्ट याद दिलाना पड़ेगा, वो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। आप हमें 30 सेकंड का अवसर दें, हम बता 30 सेकंड कहिए। अभी जो है पंकज जी ने कहा कि हमें जो मैंने 2 शब्द यूज किए थे, हिंसक विचारधारा वाली और कट्टरपंथ का, उस पर इनको घोर आपत्ति है। क्योंकि बीजेपी के लोग इतने साफ गोई से ऐसा कंफ्यूजन फैला देते हैं कि लोगों को यकीन होने लगता है, इसलिए इनकी काट के लिए मुझे बड़ी मेहनत करनी पड़ती है और दस्तावेज भी इकट्ठे करने पड़ते हैं, सबूत भी इकट्ठे करने पड़ते हैं। 2000 स्थान बेंगलोर, आरएसएस की 75वीं वर्षगांठ, सर संचालक के सुदर्शन जी ने कहा था कि जो हमारी सावरकर गोलवरकर जी के एजेंडा था कि इस देश में मुस्लिमों और क्रिश्चियनों के लिए फिजिकल, पॉलिटिकल और कल्चरल कोई स्थान नहीं है। आप उस भाषण को निकाल के देख लें, अभी भी है, मैं नहीं कह रहा हूं, अभी भी नेट पे भी है। ठीक, मेरा हो गया काम, हो गया ना। ठीक है, सुदर्शन जी के भाषण हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमिताभ जी, आप उनसे बात कर लीजिए। राजेंद्र चौधरी जुड़ गए हैं हमारे साथ, आप सीधे उनसे इस विषय में बात कर सकते हैं। नहीं, राजेंद्र चौधरी जी अपनी बात कहेंगे। जी, राजेंद्र चौधरी जी, बीजेपी में नई जान फूंकने के लिए अमित शाह का अवतरण हो गया है और इसको ऐसे ढोल नगाड़े लेकर बड़ा बनाया जा रहा है कि अमित शाह और मोदी आएंगे तो 80 की 80 सीटें झोले में भरकर ले जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी तो उपहास का पात्र बनती जा रही है। हाँ, जो हालात हैं इनके, कोई विचारधारा नहीं है, कोई दिशा नहीं है, कोई नेतृत्व नहीं है। और किसी को भी कह देंगे कि ये आ गए हैं, तो उत्तर प्रदेश में तो इनका कभी कुछ नहीं बनने वाला। और भाई साहब, आडवाणी जी की तारीफ जब से मुलायम सिंह जी ने की है, आपने की है, उस दिन से आडवाणी जी अपनी पार्टी से नाराज हो गए। नहीं, वो तो दूसरे मुद्दे पे की है, वो तो दूसरे कारण से दूसरे मुद्दे पर रही है। लेकिन मैं इतना ही कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी तो सांप्रदायिक विचारधारा का प्रतिनिधित्व करती है और उत्तर प्रदेश में धर्मनिरपेक्ष वातावरण है, भाईचारा है, गंगा यमुना यहाँ संस्कृति है और समाजवादी पार्टी उस विचारधारा के आधार पर राजनीति करती है। इसलिए बीजेपी का यहाँ कुछ बनने वाला नहीं है। अब ये इनका क्या है, ये आका आ जाए तब भी यहाँ कुछ नहीं होगा, क्योंकि गुजरात में जिस तरह धर्मनिरपेक्षता की इन्होंने हत्या की, मानवता की हत्या की और वहाँ पर मुसलमानों का कत्लेआम किया,
वो बहुत ही अभिशाप है भारतीय राजनीति के लिए और लोकतंत्र के लिए, इसलिए इनका यहाँ कुछ होना नहीं। जी इनका यहाँ पर कुछ होने वाला नहीं है। भाई पंकज सिंह साहब, कुछ नहीं। नहीं, अब ये आपकी समाजवादी पार्टी के नेताओं की यह सोच हो सकती है, लेकिन हिंदुत्व की बात करने में इनको हम सांप्रदायिक हो जाते हैं, ये मुझे समझ में नहीं आता। और जहां तक एक वर्ग के लोगों को, चाहे वो आतंकवादी घटनाओं में लिप्त क्यों न पाए गए हों, उस पर लगातार कोर्ट भी आपत्ति करता है, अभी भी स्टे दे दिया, उस पर यह लगातार उसको परस्यू करने का काम करते हैं, तो यह धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं। और हम सब लोग अगर समाज के सभी वर्गों को लेकर साथ चलने की बात करते हैं तो इसमें इनको हम सांप्रदायिक दिखाई देते हैं। तो इसका जवाब मैं और कोई नहीं दे सकता, या तो उचित समय पर जनता देगी। और मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि हम सब लोग जब राष्ट्रवाद की बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी का कोई भविष्य नहीं है, और दिल्ली में एनडीए सरकार नहीं बन पाई, ये समाजवादी पार्टी के कारण और श्री मुलायम सिंह यादव जी के कारण हुआ है, और जनता जानती है। जहां तक जो मुस्लिम नौजवान है आतंकवाद के नाम पर जिनको फंसाया गया, निर्दोष मुकदमे लाते गए फर्जी, अब उनके बारे में अगर समाजवादी पार्टी कुछ बात करती है तो ये तुष्टिकरण लगता है। और हिंदुत्व क्या है इनका, ये कहाँ ठेकेदार है हिंदुओं के? रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। चुनावों के पहले बीएसपी अचानक से जागृत हो जाती है। ये इनकी एजेंसी को बॉम्बे टाइम की एजेंसी है, तो इनके पास नहीं है। हाँ, कि इन पे ये हिंदुओं के ठेकेदार हो गए हैं। बहुत रोचक अंदाज में चौधरी जी आज आप बात कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद समाचार पत्र से जुड़ने के लिए। अमिताभ अग्निहोत्री जी प्लीज। देखिए, बिल्कुल बहस कई जगह भटक जाती है। इन मुद्दों पर बात करने के लिए ये बहस आज नहीं रखी थी। आज का मुद्दा बहुत फोकस्ड था। हमारे मेहमान भैंस को इतनी दूर तक ले जाते हैं, फिर वापस लाना, खूंटे से बांधना मुश्किल हो जाता है मेरे लिए। बहस अलग अलग वीथिकाओं में भटकती दिखती है, छितरी। पब्लिक को कहीं कुछ समझ नहीं आता कि ये किस बात पर बहस थी। कोई 84 की बात करता है, कोई जिन्ना की बात करता है, कोई सुदर्शन की बात करता है, तो पता लगता है किसी की बात नहीं हो पाई। बात आज थी कि अमित शाह के आने से उत्तर प्रदेश में क्या होगा, और ये मसला भी सिर्फ मैंने इसलिए उठाया, अगर अमित शाह के आने पर कांग्रेस के लोग, समाजवादी पार्टी के लोग प्रतिक्रिया नहीं देते तो ये इशू नहीं बनता। एक पार्टी का, स्टेट का प्रभारी वहां जाए नहीं जाए, इससे बाकी प्रदेश में कोई बहुत बड़ा तूफान तो आता नहीं। और अमित शाह वहां जननायक के तौर पर नहीं गए, वो इलेक्शन मैनेजर के तौर पर भेजे गए हैं। इलेक्शन का मैनेजमेंट क्या चौबंद करे? इलेक्शन मैनेजमेंट करना और नेता होना, इसमें बहुत फर्क है ना दोनों चीजों में। उतने पर हंगामा हो गया। अब सवाल उठता है कि अमित शाह को जितना अभी लोग कम जानते होंगे उत्तर प्रदेश में, उतना आज जान गए। वो उसमें भाजपा का योगदान नहीं, वो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की प्रतिक्रियाओं के चलते सारे लोग जान गए कि लग रहा कोई बहुत बड़ा आदमी आ गया भाई उत्तर प्रदेश में। अमित शाह का इम्तिहान अभी बहुत समय बाकी है, लेकिन जान सब लोग गए कि कोई बड़ा आदमी आ गया भाई, क्योंकि हर आदमी बोला अमित शाह पर। इससे पहले किसी प्रभारी पर इतना हंगामा नहीं हुआ। दिग्विजय सिंह जी कांग्रेस के प्रभारी रहे उत्तर प्रदेश में, कहां हंगामा हुआ? नहीं ना, ये अमित शाह के आने पर हंगामा हुआ है। मुझे लगता है कि अमित शाह की उपस्थिति मात्र से उत्तर प्रदेश की राजनीति में कोई फर्क आ जाएगा, ये मानना तो राजनीतिक वास्तविकता से अपने को अलग करना होगा। अमित शाह की उपस्थिति से उत्तर प्रदेश की जातियों में बटी राजनीति में कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जरूर है, नरेंद्र मोदी खुद चुनाव लड़ेंगे अगर उत्तर प्रदेश की किसी 80 में से एक सीट से, तब जो परिवर्तन होगा वो परिवर्तन महत्वपूर्ण माना जा सकता है। अमित शाह की प्रेजेंस उत्तर प्रदेश में वोटों का ध्रुवीकरण कर दे, ऐसा संभव नहीं। क्योंकि मैंने फिर कहा अमित शाह पर्दे के पीछे के डायरेक्टर हैं। वो डायलॉग लिखने वाले स्क्रिप्ट राइटर हो सकते हैं, वो अमिताभ बच्चन का रोल तो नहीं कर सकते ना सिनेमा में। उसके लिए नेता चाहिए, फिर नेताओं को डिलीवर करना होगा। अमित शाह उनके लिए मंच तैयार करके दे सकते हैं। बहुत सारे सवाल यहां आए, बहुत सारी बातें हुई आरएसएस को लेके तमाम। मैं उन पर एक एक पंक्ति की टिप्पणी बहुत जरूरी मानता हूं।
भारतीय जनता पार्टी पर संघ का नियंत्रण है, लेकिन सब कुछ संघ द्वारा ही नियंत्रित होता हो ऐसा सब नहीं। मैं 10 उदाहरण दे सकता हूं वाजपेयी के काल के, जब तत्कालीन सरसंघ चालक की इच्छा के विरुद्ध वाजपेयी ने निर्णय लिए और सरवाइव की सरकार, निर्णय लिए। इसलिए सब कुछ वहीं से हो ऐसा नहीं, बहुत कुछ वहां से होता है, ये बात जरूर ठीक है। एक बात नरेंद्र मोदी की बार बार आती है, मानवता की हत्या कर दी। चौधरी साहब ने बहुत कुछ कहा, कांग्रेस भी कहती है। मैं आज तक ये नहीं समझ पाया कि जहां आदमी वोट देता हो वहां मानवता की हत्या करने वाला आदमी 3 बार चुनाव कैसे जिता लेगा पार्टी को? नरेंद्र मोदी हो या कोई हो, अगर 3 बार बैलेट उसके पक्ष में है, वोट उसके पक्ष में है और उसने मानवता का कत्ल किया हो, तो मानवता के कत्ल करने वाले के पक्ष में हिंदुस्तान की जनता क्यों वोट करेगी भाई? गुजरात की जनता की बुद्धि पर हम क्या सवालिया निशान लगाना चाहते हैं? और कई बार ये बात कहता हूं, नरेंद्र मोदी की तमाम विषयों पर अच्छाई बुराई हो सकती है, लेकिन कई बार ये बात कहता हूं कि हिंदुस्तान के जिस आदमी के वोट से शीला दीक्षित की सरकार बनती है वह पवित्र, नीतीश जी की सरकार बनती है वह पवित्र, ममता जी की सरकार बनती है वह पवित्र, उसी भारत की जनता के वोट से बनी मोदी की सरकार अपवित्र कैसे हो जाएगी? नपना एक रखिए, पैमाना एक रखिए, तब तो बात समझ में आती है लोकतंत्र में। 2 पैमाने लेके नहीं चला जा सकता। नरेंद्र मोदी की भूमिका दंगों के समय क्या थी उसकी जांच हो रही है, अदालतों में मामले हैं, समझ में आता है वहां तक। लेकिन हम नरेंद्र मोदी की सरकार को अस्पृश्य कह दें और कहें मानवता का गला घोंट दिया, तो फिर तो भारत की जनता की बुद्धिमत्ता पर सवाल होगा ना। 75 में इमरजेंसी लगाने के बाद भी 77 में जनता पार्टी की सरकार आई और उसके बाद 2.5 साल में गिर गई और इस देश ने इंदिरा जी को फिर प्रधानमंत्री बनाया। तब बनाया जब लाखों लोग मीसा और डीआईआर में बंद रहे जेलों में, उसके बाद भी बनाया। ये इस देश की जनता की जो बुद्धिमत्ता है उस पर हमको भरोसा करना चाहिए, और ये नहीं कि हमको जो वोट दे रहा है वह पवित्र है उसका वोट, और जो दूसरे को वोट दे वह अपवित्र है। मुझे लगता है ये भाषा, ये सोच भारत के लोकतंत्र के लिए बहुत शुभ नहीं है। चलिए, मैं चाहूंगा कि हमारे जो खास मेहमान हैं वो 30-30 सेकंड में अपनी रिएक्शन जरूर दें। हालांकि संपादकीय टिप्पणी के बाद बोलने का होता नहीं है, लेकिन मैं चाहूंगा कि आज पंकज जी और अखिलेश जी बहुत कुछ बातें ऐसी हैं जो कहना चाहते हैं, लेकिन 30-30 सेकंड में अपनी रिएक्शन दें, क्योंकि चर्चा का जो वक्त है वो तकरीबन खत्म हो चुका है। पंकज जी, शुरुआत आप कीजिए प्लीज। नहीं, अमिताभ जी ने बहुत ढंग से और बहुत सार्थक बातें अपने संपादकीय टिप्पणी में रखी हैं। हाँ। निश्चित रूप से उस पर सभी लोगों को यह ध्यान देना चाहिए। हाँ। बहुत सार्थक बातें उन्होंने रखी हैं। हाँ। और यही मैं कहना चाहता हूं कि जब हम सब लोग भारत की, अपने कल्चर की, हम सब लोग जीवन शैली की हम सब लोग बात करते हैं, भगवान राम की बात अगर कोई करता है तो उसको सांप्रदायिक कहा जाता है। और अनेक विषयों पर यह सब लोग जब कई ऐसे काम करते हैं, एक वर्ग को लुभाने का काम करते हैं, अपीजमेंट होती है, तो उसको अपने आप को यह सो कॉल्ड धर्मनिरपेक्षता और सेकुलरिज्म की अपनी परिभाषा को अलग तरीके से गढ़ने का काम करते हैं। कांग्रेस की सरकार से भी लगातार लोग त्रस्त हैं, अनेक विषय उसमें, महंगाई, भ्रष्टाचार, बहुत सारे विषय हैं, लेकिन उसकी तरफ कांग्रेस ध्यान देने के बजाय भारतीय जनता पार्टी अपना किस प्रकार से किसको प्रभारी नियुक्त करती है, उससे कांग्रेस के उत्तर प्रदेश में खलबली मच जाती है। और अमित शाह जी के आने से निश्चित रूप से किसी के रूप में ही नहीं देखा जाना चाहिए। वह भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री हैं और उत्तर प्रदेश में आकर वह लंबा एक्सपीरियंस उनका संगठन में काम करने का है, सरकार में काम करने का है, कई मंत्रालयों को भी बहुत ढंग से चलाने का है, एक सफल मंत्री के रूप में उनका जीवन रहा है। निश्चित रूप से उनके आने से भारतीय जनता पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को एक ऊर्जा मिलेगी, उत्साह आया है, और भारतीय जनता पार्टी इसका लाभ, उनकी अनुभव का लाभ उठाते हुए अच्छा प्रदर्शन करेगी, यह मैं विश्वास के साथ में कह सकता हूं। हंसी मजाक और उपहास की पात्र बन चुकी भारतीय जनता पार्टी किसी को कहीं भी ला दे। पिछले चुनाव में भी मध्य प्रदेश से तड़ी पार की गई उमा भारती जी को यहां जिम्मेदारी दी गई, कुछ नहीं हुआ। अब सुप्रीम कोर्ट द्वारा गुजरात से तड़ी पार किए गए को भेजा गया है, कोई शाह जी हैं
कुछ होने वाला नहीं है भाजपा का। जनता के बीच में इनकी कलई इतनी बुरी तरह खुल गई है कि इनकी क्रेडिबिलिटी खत्म हो चुकी है। ये लोग उपहास हंसी के पात्र बन चुके हैं और इनके पास एक ही चारा बचा है, वो फिर अपने वही पुराने ढर्रे पे हार्ड कोरनेस पे जाने का।